Hey everyone, welcome to the channel again. I hope you are all doing well. एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के, जीके के एंड सम पीवाईक्यूज जो आपके सभी जेके से एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे. वीडियो शुरू करते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. Let's start the video. First question is, in which city is the largest tulip garden of Asia is located? एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपसे पूछा गया है. ऑप्शन है सोपोर, श्रीनगर, शोपियां या अनंतनाग. श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर है. श्रीनगर में आपका जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो लोकेटेड एंड इसको इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी बोला जाता है. 2007 में इनॉग्रेट किया गया था. बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो अनंतनाग जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो वेरीनाग स्प्रिंग है. वेरीनाग स्प्रिंग से हमारी झेलम रिवर निकलती है एंड झेलम रिवर की अगर हम बात करें तो लोकल लैंग्वेज में उसको विथ बोला जाता है और संस्कृत लैंग्वेज में उसका नाम वितस्ता भी है. एंड अनंतनाग में ही एक हमारी जगह आती है पहलगाम. और पहलगाम वो मतलब वो प्लेस है जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है. शोपियां की बात करें तो ये एप्पल बाउल है हमारी स्टेट की. और साथ ही साथ शीनेवान भी इसको बोला जाता है. शीनेवान का मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ स्नो. देन बचा हमारा सोपोर. तो सोपोर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड ये उत्पाला डायनेस्टी के एक मिनिस्टर थे जो अवंतीवर्मन के, सुया नाम था उनका. उन्होंने इस सिटी को फाउंड किया था सुयापुर के नाम से जो बाद में चलकर सोपोर हुई. एंड बारामूला में ही हमारी एक गुलमर्ग जगह है वो भी पड़ती है. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के जो वो थे वो खेले गए थे. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number second is, who won the Sahitya Academy Award for Dogri language for the year 2022? जो 2022 का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड था डोगरी लैंग्वेज के लिए वो किसको दिया गया था. ठीक है, तो बीना गुप्ता, राज राही, ज्ञान सिंह या इंद्रजीत केसर. तो इसका वीना गुप्ता इसका करेक्ट आंसर है. जो 2022 वाला है वो वीना गुप्ता जी को दिया गया है डोगरी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड. और अगर हम बात करें 2021 की तो वो राज राही को दिया गया था. ठीक है, 2022 वाला वीना गुप्ता को दिया गया है एंड जो 2021 वाला था वो राज राही था. राज राही जी को दिया गया था. 2023 वाले अभी नहीं दिए गए हैं. जब वो दिए जाएंगे तो विल अपडेट यू अबाउट दैट एज वेल. इसका करेक्ट आंसर होगा वीना गुप्ता. Let's move on to the next question. Who has won the Sahitya Academy Award for Kashmiri language for the year 2022? 2022 में कश्मीरी लैंग्वेज में जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो किसको दिया गया है. अजीज़ हाजिनी को, फ़ारूक फ़याज़ को, शाद रमज़ान को या बशीर बद्रवाही को. ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो है फ़ारूक फ़याज़ को. अगेन अगर हम 2021 की बात करें कश्मीरी लैंग्वेज में किसको मिला है तो वो है बशीर बद्रवाही बेसिकली. ठीक है, तो ये 2021 वाला आ जाएगा. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ़ारूक फ़याज़. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड. जो एक ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं. बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट. पहले हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी या वेरिएबिलिटी ऑन अर्थ. ठीक है, मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. देन बायोलॉजी की बात करें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. ठीक है, लाइफ की जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी. इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट एंड द इंटरेक्शन. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इकोलॉजी.
ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनवायरनमेंट की बात करें तो जो भी लिविंग नॉन लिविंग एलिमेंट्स हमारे अराउंड हैं उस सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Morley Minto reforms or the Indian Council Act came into existence in which of the following years? Morley Minto reform या इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको हम बोलते हैं वो एग्जिस्टेंस में कब आया था, कौन से ईयर में आया था? 1909 में, 1919 में, 1918 में या 1920 में? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1909 है, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले तो इसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया था। ठीक है, इसी वजह से जो लॉर्ड मिंटो थे उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट भी बोला जाता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें, 1919 में रूलैट एक्ट आया था जिसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे हैबिस कॉर्पस हमारा सस्पेंड हुआ था, यानी कि ये किसी को भी बिना ट्रायल के 2 साल तक ये प्रिजनर रख सकते थे। ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी बोलते थे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी 1918 की, तो 1918 में गांधी जी ने 2 मूवमेंट्स की थी। एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, खेड़ा सत्याग्रह था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें तो वो गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। ठीक है, और सेकंड खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो वो फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी जो गांधी जी ने की थी। दोनों ही 1918 में हमारी हुई थी। ठीक है, सो 1920 में एज सच इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1909। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मैंशन। ठीक है, अब अनटचेबिलिटी को हमने एबॉलिश करना है, ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 19 में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आर्टिकल 16 में कहा गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएगी। किसी भी बेसेक्स, रेस, कास्ट या कलर के बेसिस पे, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपको कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, आर्टिकल 18 की बात करें तो इसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात की गई है, यानी कि आप कोई भी टाइटल नहीं आप ले सकते। जैसे पहले जिसका मन करता था राजा को वो किसी को भी कोई भी टाइटल दे सकता, अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप ऐसे टाइटल नहीं ले सकते, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी है आर्टिकल 19। सो आर्टिकल 19 में बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसे ही इसके पार्ट्स हैं। 19A में कहा गया है कि आपको फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आर्टिकल बी में है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं कहीं पे भी बट विदाउट आर्म्स। ठीक है, बिना हथियारों के। ऐसे ही 19C है जो उसमें कहा गया है कि आप यूनियन या एसोसिएशन भी बना सकते हैं। फिर है आर्टिकल 19D, उसमें कहा गया कि आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया। इसमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं। देन आर्टिकल ई में आ जाता है कि आप कहीं पे भी रह सकते हैं, जगह ले सकते हैं। ठीक है, विद एक्सेप्शंस अगेन। एंड आर्टिकल 19G जो है उसमें कहा गया है कि आप कहीं पे भी मतलब अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी जो प्रोफेशन आप वो ले सकते हैं, अगेन विद एक्सेप्शंस। एंड जो 19F था वो हटा दिया गया है, रिपील हो गया है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? वो है हमारा आर्टिकल 17 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल में जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो मेंशन की गई हैं। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 50। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 51A। जो आर्टिकल 51A है इससे मतलब इसमें हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो मेंशन्ड हैं।
सबसे पहले इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जो 1976 में, उससे जोड़ा गया था। एंड इसमें उस टाइम 10 जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो बताई गई थी। अब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? 11 है। 11th ये एलिमेंट्री एजुकेशन जो वो जोड़ी गई थी राइट टू एजुकेशन वाली, वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ी गई थी। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमारा आर्टिकल 51A। बाकी ऑप्शंस की बात करें, आर्टिकल 21A जो है अगेन ये आ जाता है राइट टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देना कंपलसरी है। जो भी उनके पेरेंट्स हैं या गार्डियन हैं, उनकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड कराएं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A। और अगर 21 आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग देखें तो जो बच्चे 6 से 14 साल के, उनका ये फंडामेंटल राइट है कि उनको ये ठीक है। आर्टिकल 40 की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है। एंड ये जो आर्टिकल है ये हमारा DPSP में आता है। आर्टिकल 50 की बात करें तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। अगेन ये हमारा DPSP में आता है। और आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो सॉरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 की थीम आपसे पूछी गई है, तो ये बहुत सिंपल है, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इस बार का जो इन्वायरमेंट डे हुआ उसकी जो थीम रखी गई थी वो थी सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। एज यू ऑल नो कि प्लास्टिक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में। सो इस बार की थीम उन्होंने प्लास्टिक को लेके ही रख दी, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। Next question is, which town in Jammu and Kashmir is also known as Apple Town? जम्मू कश्मीर में कौन से टाउन को एप्पल टाउन भी बोला जाता है? ठीक है, तो सोपोर, अनंतनाग, शोपियां या जम्मू? ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? शोपियां इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन, अनंतनाग ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शोपियां भी किया था, सोपोर भी किया था। सोपोर वंती वर्मन के जो मिनिस्टर थे सोया, उन्होंने फाउंड किया था सोयापुर के नाम से, जो बाद में चलकर सोपोर बन गया था। अनंतनाग में वेरीनाग स्प्रिंग है जहाँ से झेलम रिवर का ओरिजिन है। झेलम रिवर को हम लोकल लैंग्वेज में वेथ बोलते हैं कश्मीर में, और संस्कृत नाम उसका वितस्ता है। एंड शोपियां को शिनेवान भी बोला जाता है, दैट मीन फॉरेस्ट ऑफ स्नो। एंड शोपियां ही एप्पल बाउल ऑफ हमारी स्टेट भी है। ठीक है, एप्पल टाउन और एप्पल बाउल भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा जम्मू रहता है, तो जम्मू में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस जैसे रघुनाथ टेम्पल है। 1857 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो महाराजा रणबीर सिंह जी ने कंप्लीट करवाई थी। ऐसे ही पंचवक्त टेम्पल है, राजा गुजर सिंह ने बनवाई है। बाहू फोर्ट है जहाँ पे बहुत ही मतलब बड़ा बाहू मेला लगता है। दैट्स ऑल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के जो लास्ट महाराजा थे वो कौन थे? महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह या महाराजा हरि सिंह? सो इसका करेक्ट आंसर तो आप सबको पता ही होगा। रिसेंटली हमने इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया 23 सितंबर को। सो अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले हरि सिंह जी की बात करें तो इनके एक फेमस स्लोगन है, मतलब इन्होंने बोला था जस्टिस ही मेरा रिलीजन है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए इनका। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो रणबीर सिंह जी जो हैं इन्होंने रघुनाथ टेम्पल की सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई थी, वो मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, उसके बाद इन्होंने RPC इंट्रोड्यूस किया था, रणबीर पीनल कोड, जिसमें 100 सेक्शंस थे। ठीक है, टेलीग्राम लिंक्स इन्होंने जम्मू और श्रीनगर के बीच बनवाए थे। कार्ट रोड बनाया था इन्होंने रावलपिंडी और श्रीनगर के बीच में। खुद की करेंसी भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, जो इनकी डेथ के अबाउट 10 to 12 ईयर्स बाद बंद कर दी गई थी। ठीक है, बच्चे गुलाब सिंह जी, तो गुलाब सिंह जी सबको पता है, ये फाउंडर हैं हमारी डोगर डायनेस्टी के जम्मू एंड कश्मीर से। 1846 से 56 के टाइम पीरियड इनका रहा है। एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आई वुड से हैं जम्मू कश्मीर के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज महाराजा हरि सिंह।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड कोई भी आपको डाउट है या आपको कोई सजेशन देना है किसी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आज, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।